हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लांस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग इसमें कवर कर रहे थे घटना चक्र आई दृष्टि के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, जहां पर हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है जो एग्जाम में डायरेक्ट आपके पूछी जा सकती है। जैसे आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है दिसंबर में, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स एग्जाम है, साथ ही साथ बिहार बीपीएससी का भी प्रीलिम्स एग्जाम है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ईयरली बुक है आपकी घटना चक्र आई दृष्टि, जिसके हैंड रिटन नोट्स की हमने नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट की, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साथ ही साथ यूपी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दो सेगमेंट बच रहे थे। एक आगे का जो अपडेटेड पार्ट आता है वन लाइनर, जिसको हम सूक्ष्म दृष्टि के नाम से जानते हैं, उसे हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहां से मैक्सिमम प्रश्न बनने के चांस रहते हैं, वो है आपका चर्चित स्थल हो गया, चाहे चर्चित व्यक्ति हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्थल हो गया, पुरस्कार हो गया, जिसको हम लोग संक्षिप्तियों के नाम से जानते हैं। तो आज हम उसी की क्लास को शुरू करेंगे। तो ये आपकी हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, और अगर आप इसको पीडीएफ को बाई करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं नंबर लिख देता हूँ 8527594636। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मेरी टीम से कांटेक्ट कर लेंगे। वहाँ पर आपको इसकी पेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि क्लासेस दोस्तों फ्री होती है, लेकिन हमारा जो पेड हैंड रिटन नोट्स होता है वो थोड़ा सा पेड होता है, बिल्कुल कम प्राइस में होता है, जो आप इजीली अफोर्डेबल कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको लगभग 150-160 पेजेस में पूरे सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, जो कि मैगजीन पढ़नी पड़ेगी 240 पेज के आसपास, और उसमें हर लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा। चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कौन सी पढ़नी है कौन सी छोड़नी है। तो ये इंपॉर्टेंट रहती है, और चाहे तो आप क्लास को भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चर्चित व्यक्ति, जो कि नेशनल लेवल पर जो जो व्यक्ति चर्चित हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे नाम वहाँ पे दिए हुए थे, लगभग 100-150 दिए हुए थे, इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछने की संभावना भी रहती है, और प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आप देखोगे तो वहीं से कुछ लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो गए, किसी मिनिस्ट्री से संबंधित हो गए, या किसी प्राइवेट ग्रुप से संबंधित हो गए। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया। जैसे सतीश कुमार जी की बात करेंगे तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं। जो रेलवे का बोर्ड है आपका, उसके नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए। हालांकि इससे पहले जया वर्मा सिन्हा जी इस पद पर थी, और ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी जो सीईओ और अध्यक्ष दोनों पद को सुशोभित करती हैं। तो सतीश कुमार न पूछ के जया वर्मा पूछ सकता है, क्योंकि जया वर्मा पहली महिला थी जिन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पद को सुशोभित किया था। अब उनके स्थान पे सतीश कुमार आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी की बात करेंगे तो ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने। हालांकि ये तीनों प्रश्न उतने खास नहीं है, क्योंकि पॉलिटी में क्या होता है, सिंपली लोक लेखा समिति के बारे में पूछा जाता है, संवैधानिक प्रावधान पूछे जाते हैं, संख्या पूछी जाती है, या फिर प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। लेकिन इनके जो नए नए अध्यक्ष नॉमिनेट किए गए, पहली बार मैंने इसे देखा कि मैगजीन में इंक्लूड किया गया था। इससे पहले इसे कभी भी नहीं रखा जाता था, तो मैंने भी सोचा ठीक है, नया है तो इसको ऐड कर देते। तो जो आपकी लोक लेखा समिति होती है संसद के अंदर, उसके अध्यक्ष बनाए गए केसी वेणुगोपाल जी। लोक लेखा समिति में टोटल आपके 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 आपके लोकसभा से आते हैं और 7 आपके राज्यसभा से आते हैं। वहीं पे प्राक्कलन समिति की बात करेंगे, जो पूरी तरीके से लोकसभा से बनती है, 30 सदस्यों की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। इसके अध्यक्ष संजय जायसवाल जी बनाए गए हैं, और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के जो अध्यक्ष बने हैं वो वैजयंत पांडा जी बने हैं। ये भी टोटल 22 मेंबर की होती है, जिसमें आपके 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं नटवर सिंह जी को, देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि ये हमारे पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, और इनका भी निधन हो गया है 10 अगस्त 2024 को। इनकी एक फेमस ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें इन्होंने लिखा था वन लाइफ इज नॉट इनफ। सही बात है, कई बार हम लोग भी कभी कभी कहते हैं ना कि एक ही जीवन मिला है, इसमें जो कर सकते हो कर लो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं एक जीवन में हम सारी चीजें उपलब्ध नहीं कर सकते, उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते, मीन्स एक जीवन काफी नहीं होता है। तो इन्होंने भी इसी पर पुस्तक लिखी, और बहुत ही महत्वपूर्ण विदेश मंत्री रह चुके हैं नटवर सिंह जी। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ। उसका नवीन नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। जैसे अभी आप देखोगे कि जो हमारे सिक्किम में चुनाव हुए थे, वहां पे लक्ष्मणाचार्य जी हैं, जो बनारस के रहने वाले हैं, इनको राज्यपाल बनाया गया था, और इन्होंने सिक्किम के जो मुख्यमंत्री नए बने उनको शपथ दिलवाई। लेकिन शपथ दिलाने के बाद ही उनका पद चेंज हो गया, और अब सिक्किम में नए आपके राज्यपाल आ चुके हैं, ओम प्रकाश माथुर जी। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को असम और मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार देते हुए नया राज्यपाल घोषित कर दिया गया, और सिक्किम से इनको पदमुक्त कर दिया गया। झारखंड की बात करेंगे तो संतोष कुमार गंगवार जी, ये आपके उत्तर प्रदेश के बरेली के हैं, लगातार 7 बार सांसद रह चुके हैं, 35 साल से सांसद थे। इससे पहले ये कपड़ा मिनिस्टर भी थे, और इस बार इनको क्या किया गया, राज्यपाल का पद दे दिया गया है, और इसी वजह से इनको बरेली से सांसद का टिकट भी इस बार नहीं मिला था। जो बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर के रीजन के लोग होंगे, कासगंज के, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा संतोष गंगवार कौन सी छवि है। बहुत ही बेहतर पर्सनैलिटी मैं इन्हें मानता हूं।
तो झारखंड के हो गए। और इदा सीसा नोगरांग, तो यहां पर अगर आप देखोगे इदा सीसा नोगरांग की बात करें तो मेघालय की ये पहली महिला डीजीपी बनी है। हालांकि पूर्वोत्तर के भी किसी राज्य की ये पहली महिला मान सकते हो, अर्थात मेघालय की भी जो डीजीपी बनी है वो पहली बार है कि जो किसी महिला को बनाया गया। इवन कि नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखोगे तो ये पहली महिला बनेगी इदा सीसा नोगरांग जो आपके डीजीपी पद तक पहुंचती है। अच्छा, इससे पहले मैंने ये जो आपको राज्यपाल बताए क्यों बताएं, क्योंकि ऐसे तो आप 28 राज्य के राज्यपाल पूछ सकते थे, लेकिन यूपी से जो संबंधित है हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी बनारस रामनगर के रहने वाले हैं, इसीलिए बनारस यूपी से सम्मिलित हो गया। संतोष कुमार गंगवार जी जो कि बरेली से सांसद रह चुके हैं 7 बार, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि बरेली के 2-3 महत्वपूर्ण पर्सनालिटी जिनको राज्यपाल का भी दर्जा दिया गया है। इससे पहले गाजीपुर के थे जो सिन्हा साहब थे, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, उन्हें भी राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, तो ईदा सीसा वाला हो गया पॉइंट। आगे देखते हैं ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ये क्या है, नए चुनाव आयुक्त का इन्होंने पद ग्रहण किया है, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त आपके राजीव कुमार जी हैं जो कि 25 नंबर पे माने जाते हैं। सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इससे पहले जो सबसे पहले महिला बनी थी मुख्य चुनाव आयुक्त वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आपको ये बताना है। लेकिन राजीव कुमार जी के साथ जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनमें एक ज्ञानेश कुमार हो गए और एक डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू हो गए, ये 3 टोटल इन्होंने हो गए। डॉक्टर प्रभा अत्रे की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश से सम्मिलित है, हालांकि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका रह चुकी है और इनका निधन जनवरी 2024 में हुआ। ये किराना घराने से सम्मिलित है, किराने घराना या किराना घराना जो सहारनपुर में संगीत से सम्मिलित है। जी हाँ, वही सहारनपुर जो हिमाचल प्रदेश से भी बाउंड्री शेयर करता है आपके, और ये सहारनपुर से संबंधित है। समीक्षा अधिकारी का पेपर अगर आपने 11 फरवरी को देखा होगा तो कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में उन्होंने पूछ लिया था क्रम वाइज कि किसकी मृत्यु पहले हुई किसकी मृत्यु बाद में हुई। जैसे स्वामीनाथन जी के बारे में पूछा था, बिंदेश्वरी पाठक जी के बारे में पूछा था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रभा अत्रे जी हो गई। फिर मुनव्वर राणा जी की बात करेंगे, ये उर्दू शायर थे जिनका निधन अभी 14 जनवरी 2024 में हुआ है। इनका जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनका निधन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये दोनों की मंथ याद रख लेना क्रम वाइज। आगे चलते हैं, यहाँ पे न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर साहब, जिसको हम लोग इन शॉर्ट AM खानविलकर जी भी कहते हैं। ये हमारे भारत के 2nd लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने शपथ ग्रहण की है मार्च 2024 में, क्योंकि इससे पहले जो थे वो 1st नंबर पे थे पिनाकी चंद्र घोष जी। अच्छा, टोटल इसमें जो होते हैं ध्यान समझना, पहले मैं आपको यही बता दूं कि इनका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है या फिर 70 वर्ष का, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। अगर उनकी एज 70 वर्ष कंप्लीट होगी तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, या फिर 5 साल अगर पूरा हो जाता है। तो इसी तरीके से न्यायमूर्ति कौन है, AM खानविलकर जी, जो 2nd लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं मार्च 2024 में। इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं वो 1 अध्यक्ष होते हैं और 8 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए, 9 लोग हो गए अध्यक्ष सहित। हालांकि इसमें कुछ न्यायिक सदस्य होते हैं और कुछ गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, 4 न्यायिक 4 गैर न्यायिक। तो आप जरा इनके नाम भी याद रख लो जो अभी नए नए जो है कि नियुक्त किए गए। न्यायिक सदस्यों में न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण हैं, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी। ये ऋतुराज अवस्थी जी वही है दोस्तों जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे और कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। ठीक है, अब इनका जो है कि कार्यकाल वहां से समाप्त हो गया विधि आयोग से, क्योंकि इस समय 23rd विधि आयोग के बारे में चर्चा की जा रही है, उनके नए अपॉइंटमेंट के बारे में कमेटी बनाई जा रही है। तो इसीलिए इनका जैसी पद यहां से मुक्त हुए, इनको तुरंत किसमें शामिल कर दिया गया, लोकपाल अध्यक्ष के साथ जो अन्य सदस्य होते हैं न्यायिक, उनमें शामिल कर दिया गया। गैर न्यायिक में आपको सुशील चंद्रा जी का नाम याद रखना है, पंकज कुमार का और अजय तिर्की का याद रखना। तो ये टोटल 6 सदस्यों के नाम याद रख लेना। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु होती है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जी, इनका अगर हम देखें तो नवंबर 2023 में निधन हो गया था, और ये एक महत्वपूर्ण हस्ती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, साथ ही साथ हाई कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश बनी थी। समझना मेरी बात को, हाई कोर्ट की तो पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश बनी, और सुप्रीम कोर्ट की चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, महिला न्यायाधीश बनी थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाई कोर्ट में ये कहां पर पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी, किस हाई कोर्ट में थी, ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। आगे बात करेंगे हीरालाल सामरिया की, जो कि केंद्रीय सूचना आयुक्त के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, और इस पद पर पहुंचने वाले ये पहले शेड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां तक ये पहुंचे हैं।
बबीता चौहान जी की बात करेंगे, यूपी की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे यहाँ पे, 3-4 पॉइंट जो मैं बताऊंगा आपको। तो क्या देखना हमें, बबीता चौहान जी जो कि यूपी की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, अगर आप एजुकेशन फील्ड से तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, बेसिक शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया है और गोरखपुर यूनिवर्सिटीज की समाजशास्त्र की प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो पहली अध्यक्ष हैं इस आयोग की, और साथ ही साथ पहला ही अध्यक्ष महिला को बनाया गया। तो ये भी प्रश्न याद रख लेना। राजेश शर्मा जी की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी कमीशन है उसके ये अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो ये 3 पॉइंट तो याद रख लेना दोस्तों, ये लेटेस्ट है और ये मिलान करने के लिए भी आ सकता है। टीवी सोमनाथन जी की बात करेंगे तो देश के कैबिनेट सचिव का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। इससे पहले राजीव गौबा जी थे, राजीव गौबा जी, उन्होंने पदमुक्त हो गए और अब टीवी स्वामीनाथन जी आ गए। विनय मोहन क्वात्रा की बात करेंगे तो अमेरिका में ये भारत के नए राजदूत अपॉइंट किए गए। अमेरिका से भारत के संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसलिए वहां पे कौन नया राजदूत है, कौन डायस्पोरा है वहां पे, तो ये पता रहना चाहिए। आगे देख लेते हैं यहाँ पे राहुल नवीन जी की बात करेंगे। भैया चर्चा में बहुत रह चुका है ईडी की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक नियुक्त किए गए हैं राहुल नवीन जी। और प्रीति सुदन जी जो कि यूपीएससी का अध्यक्ष बनी है, यानी कि यूपीएससी की अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। आगे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे नाम दिए हुए थे, सारे नाम को आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना, मैगजीन का तो रहेगा कि भाई उन्होंने सारे नाम दे दिए हैं, कोई भी नाम मिस नहीं किया गया है। और मैं खुद कह रहा हूं कि 10% मैं भी रिस्क लेकर चलता हूं कि हो सकता है वो नाम जो हमने स्किप कर दिया, क्या पता वही एग्जाम में आ जाए, लेकिन उस वजह से हम 90% चीजों को तो फोकस कर सकते हैं ना। 10% का देखो रिस्क लेके चलना होता है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हो कि सारा सिलेबस कवर करके चलोगे, ठीक है, लेकिन 90% ऐसी चीजों को जरूर पढ़ना होता है जो इंपॉर्टेंट होती है और जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं मनोज मित्तल जी की। ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। सिडबी क्यों मैंने यहाँ पे लिखा, बहुत सारे बैंक होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे लखनऊ में है, और साथ ही साथ ये एमएसएमई के लिए जो वित्तीय सहायता देने के लिए सबसे प्रमुख बैंक के रूप में माना जाता है। और एमएसएमई के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, टोटल निर्यात में 40% हिस्सा एमएसएमई का होता है। भारत का जितना भी निर्यात होता है विदेशों में, उसमें 40% हिस्सा एमएसएमई का होता है। और एमएसएमई को सबसे अधिक जो डोनेशन दिया था, वित्त दिया था, फाइनेंस किया था, सिडबी के द्वारा किया था, और सिडबी का हेडक्वार्टर आपके लखनऊ में है। तो भाई जाहिर सी बात है कि ये प्रश्न संभावना बढ़ा देता है बनने की। तो मनोज मित्तल जी को याद रखना। आगे रजत शर्मा जी की बात करेंगे, आपकी अदालत जो चलाते हैं, ये इंडिया टीवी के अध्यक्ष भी हैं और प्रधान संपादक भी है। बहुत पॉपुलर जो है कि इनका ये चैनल है और बहुत ही पॉपुलर इनका ये शो है आपकी अदालत, जिसमें बड़े से बड़े नेता को बुलाया जाता है, बड़े से बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों को बुलाया जाता है, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में प्रश्न किए जाते हैं, आम पब्लिक के जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं। मैं भी कभी कभी देखता हूँ, डिपेंड करता है वहाँ बैठने वाली पर्सनैलिटी कौन है, ठीक है। तो वर्ष 2024-25 के लिए इन्हें एनबीडीए का अध्यक्ष चुना गया है, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एसोसिएशन का इनको अध्यक्ष चुना गया है रजत शर्मा जी को। आगे बात करेंगे हेमंत सोरेन जी को। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को झारखंड का सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करा दिया गया। हेमंत सोरेन ये वही है जिनको अभी जेल में बंद रखा गया था। सुजाता सोनिक की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, यानी मुख्य सचिव कौन बना, महिला के रूप में सुजाता सोनिक, ये महाराष्ट्र की पहली मुख्य सचिव है। मनोज कुमार सिंह जी के बारे में बात करेंगे तो ये यूपी के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं, यूपी के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं। इससे पहले अवस्थी जी थे, लेकिन अब मनोज कुमार सिंह जी हो चुके हैं। भर्तृहरि महताब की बात करेंगे, ये हमारे 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। कौन थे, प्रोटेम स्पीकर। तो ये चीज आपने समझ ली, ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे जिनको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अपॉइंट किया गया था। और यहाँ पे ये थोड़ा सा दोस्तों करेक्ट कर लेना, अगर आप लोगों ने पीडीएफ ले रखी है हमारी, जो पेड पीडीएफ होती है जो आपके सामने होगी, ठीक है, उसके साथ अगर आप क्लास करो तो इसको सही कर लेना। ये क्योंझर नहीं बल्कि कटक उड़ीसा से सांसद हैं, कटक उड़ीसा से ये सांसद हैं, क्योंझर से नहीं। आगे देखते हैं जेठा भाई अहिर, इनको नफेड के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया। नफेड क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कृषि विपणन से संबंधित एक संस्था है जिसके अध्यक्ष के रूप में जेठा भाई अहिर को बनाया गया है। आगे देखते हैं रवि अग्रवाल जी की बात करेंगे तो ये आपके सीबीडीटी यानी कि
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। संजीव पुरी की बात करेंगे 2024-25 के लिए CII भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैंने करंट अफेयर्स में अब तक जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं उसमें कई जगह आपने इकोनॉमी में, नेशनल में कई जगह CII का नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये भारत का सबसे प्रमुख उद्योग परिसंघ होता है जो नए नए निर्णय, नियम, नीतियां बनाता है। तो इसके अध्यक्ष के बारे में पता रहे, संजीव पुरी। आगे बात करेंगे न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस जी की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं ये, और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी NJA नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल के नए निदेशक नियुक्त किए गए, जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है एक तरीके से जुडिशरी के रूप में या फिर पढ़ाई वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो ये भोपाल में स्थित है नेशनल जुडिशियल एकेडमी, और इनको नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय नायर जी की बात करेंगे 2024-25 के लिए एसोचैम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नईमा खातून इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसको हम लोग जानते हैं AMU के नाम से, जिसकी स्थापना 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। लेकिन आगे चल के इसका नामकरण 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था, और ये पहली मुस्लिम कुलपति नियुक्त हुई हैं नईमा खातून, पहली मुस्लिम कुलपति नियुक्त की गई नईमा खातून। आगे बात करेंगे जयश्री दास वर्मा। क्या नाम है दोस्तों? जयश्री दास वर्मा। अगर हम इनकी बात करते हैं तो 2024-25 के लिए फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है। जयश्री दास वर्मा जो कौन बनी है? फिक्की महिला संगठन बनी है, जो फिक्की के जैसे कई सारे संगठन होते हैं उसमें एक महिला ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, उसकी अध्यक्ष बनी है। पीयूष आनंद जी की बात करेंगे, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक बने हैं। किशोर मकवाना जी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले आपने किसी और को याद किया होगा, नो डाउट, ठीक है। अब आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए किशोर मकवाना जी अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं राज प्रताप सिंह जी की बात करेंगे तो ये यूपी के नए निर्वाचन आयुक्त बनाए गए, यूपी के नए निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। हो सकता है इन्हीं के नेतृत्व में 2027 का इलेक्शन भी संपन्न किया जाए। राजकुमार विश्वकर्मा जी की बात करेंगे तो यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं ये। और तो और न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी ये उत्तराखंड के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, यानी इससे पहले उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट था वहां पे महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कोई भी नहीं था। न्यायाधीश के रूप में रह सकता है लेकिन महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कोई नहीं था, पहली बार ये बनी है। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी की बात करेंगे, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति का पदभार ग्रहण किया। सेंथिल पॉन्डियन की बात करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। जैसे वर्ल्ड के स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया था, सेंथिल पॉन्डियन को अपॉइंट किया गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति जी के द्वारा नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को याद रख लो क्योंकि नालसा बहुत फेमस चीज है। साथ ही साथ आपको AM खानविलकर साहब को याद रखना है जो आपके सेकंड लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। इसी तरीके से डॉक्टर ऋतुराज अवस्थी जी को याद रखना है जो उसी में मेंबर बने हुए। कुछ लोग कैरेक्टर महत्वपूर्ण है जिन्हें आपको याद रखना है। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली की बात करें तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंड पर पहली महिला थी जिन्हें तैनात किया गया। कंचन देवी की अगर हम बात करते हैं, कंचन देवी जी की भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक के रूप में इनका पदभार ग्रहण किया इन्होंने। और अनीस शाह की बात करेंगे तो ये 2023-24 के लिए फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था फिक्की की महिला संगठन के रूप में, जो महिला संगठन होता है फिक्की का, उसका जो अध्यक्ष है वो तो महिला है जयश्री वर्मा, लेकिन टोटल फिक्की की बात करें जो संपूर्ण रूप से काम करता है उसके अध्यक्ष अनीस शाह जी बने हैं। आगे देख लेते हैं डॉक्टर राधाचरण गुप्ता जी, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ का निधन सितंबर 2024 में हुआ और ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के थे। तो डॉक्टर राधाचरण गुप्त कौन थे? गणितज्ञ थे, प्रोफेसर क्या किस चीज के थे? मैथमेटिशियन थे। और सितंबर 2024 में देहांत हुआ अभी पिछले महीने ही, और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के थे ये। अजीता श्रीवास्तव की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका, ठीक है, कजरी गायिका थी और शिक्षाविद भी थी। तो इनका ये निधन हो गया और कहां पे हुआ? अगस्त में हुआ। राम नारायण अग्रवाल जी जो कि DRDO के पूर्व वैज्ञानिक का निधन अभी हुआ है अगस्त में ही 2024 में, और इनको अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में भी जाना जाता है। जो हम अग्नि प्राइम, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं उसके ये फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। कपिल देव प्रसाद की बात करेंगे तो ये बिहार के प्रसिद्ध 52 बूटी कलाकार का निधन हो गया। हालांकि 2023 में इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो ये बिहार के लिए भी स्पेशल प्रश्न बन सकता है, 52 बूटी कलाकार का निधन हुआ है अभी ये।
आगे देखते हैं, पंकज उधास जी की बात करेंगे। उदास नहीं, उधास लिखते हैं। ये भारतीय गजल और पार्श्व गायक थे और इनका निधन फरवरी में हो गया। पंडित हरिराम द्विवेदी जी की बात करेंगे, जो कि भोजपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निवासी थे और इनका निधन जनवरी 2024 में हुआ। अगर आप देखोगे कि जनवरी में ही 3 महत्वपूर्ण हस्तियों का निधन हो गया। जैसे प्रभा अत्रे जी की मैंने बात बताई थी, किराना घराना से संबंधित थे। मुनव्वर राणा जी की बात बताई थी, जो उर्दू गजल गायक थे, जो कि रायबरेली के जन्म थे और लखनऊ में मृत्यु हुई। वैसे ही पंडित हरिराम द्विवेदी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित हैं, और इनका भी निधन जनवरी में हुआ। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उस्ताद राशिद खान, नाम सुना होगा आप लोगों ने राशिद खान जी का। ये शास्त्रीय गायक थे और इनका भी निधन जनवरी में होता है। जन्म इनका बदायूं यूपी में होता है। सिद्धार्थ अग्रवाल की बात करेंगे तो इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति ये बन चुके हैं। 49 साल के हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, जो कि तैराक हैं और इंग्लिश चैनल को इन्होंने पार कर लिया। इंग्लिश चैनल कहां पर है दोस्तों? अगर आप देखोगे नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में जो है कि ये मतलब कि फ्रांस और जो ब्रिटेन होता है ना, उसके बीच में जो है कि पाया जाता है इंग्लिश चैनल। अटलांटिक ओशन में आता है मुख्य रूप से। मनु भास्कर जी की बात करेंगे तो ये प्रसिद्ध निशानेबाजी हैं और इनको हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने लगातार जीते हैं। हालांकि दोनों ही मेडल आपके ये कांस्य पदक होते हैं, लेकिन ये पहली भारतीय निशानेबाजी की महिला बन चुकी हैं जो लगातार 2 मेडल जीतती हैं। स्पोर्ट्स में मैंने इनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। आनंद कुमार की बात करेंगे। जी हाँ, ये वही आनंद कुमार हैं जो बिहार के सुपर 30 के नाम से जाने जाते हैं। भारत के गणितज्ञ और सुपर 30 के संस्थापक को दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन द्वारा मानद राजदूत के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, कोरिया पर्यटन संगठन के द्वारा इनको मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। और इनके ऊपर जो मूवी बनी थी सुपर 30, जिसमें ऋतिक रोशन जी ने इनका रोल प्ले किया था। रोशनी नाडर मल्होत्रा जी की बात करेंगे। इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया और ये HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन भी वर्तमान में है। काम्या कार्तिकेयन की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की 16 वर्ष की है भारतीय पर्वतारोही है काम्या कार्तिकेयन। चिदानंद एस नाइक की बात करें तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के छात्र हैं, जिनकी फिल्म है सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को 77 कांस फिल्म के फेस्टिवल में 2024 में इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया। और बात कर लेते हैं रायमती धुरिया जी की बात करेंगे। रायमती धुरिया जो कि कोरापुट ओडिशा से संबंधित हैं, यहाँ की आदिवासी किसान महिला हैं जिन्होंने बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित किया था और उन्हें क्वीन ऑफ मिलेट्स भी कहा जाता है। हालांकि अभी पिछली साल ही 2023 में ही इन्हें पद्म के जो पुरस्कार होते हैं, पद्म पुरस्कार होते हैं। अब ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि इनको पद्म विभूषण तो नहीं मिला था, लेकिन पद्मश्री था या पद्म भूषण था, तो उनमें से ही कोई एक पुरस्कार इनको मिला था। तो इनको क्वीन ऑफ मिलेट्स कहा जाता है, मतलब कि मोटे अनाज की रानी है जिन्होंने 30 अलग अलग प्रजातियों को संरक्षित रखा है। स्मिता श्रीवास्तव की बात करें तो यूपी के प्रयागराज की निवासी हैं, जो कि सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको दिया गया है। फातिमा वसीम जी की बात करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन चुकी हैं फातिमा वसीम। पंकज त्रिपाठी जी की बात करेंगे तो NPCI नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और के द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया। जो आप एडवर्टीजमेंट देख रहे होगे भोला के नाम से, पंकज त्रिपाठी उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। गिरीश चंद मुर्मू जी की बात करेंगे। भारत के कैग ये रह चुके हैं और इनको कैग के जो प्रमुख हैं इनको 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे विश्व का जो लेखा परीक्षक पैनल होता है उसमें उपाध्यक्ष का पद दिया गया किसी भारतीय व्यक्ति को। आगे चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति पढ़ेंगे। देखिए नेशनल व्यक्ति या नेशनल पर्सनालिटी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपको लगेगा कि यार ये तो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया सर ने। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे हम लोग जज करते हैं कि यार ऐसे प्रश्न तो पिछले 7-8 सालों से नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर वो आ गया तो उसके में क्या करेंगे भाई, फिर ऐसे प्रश्न को अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि हम सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। अगर आप सारी चीजें पढ़ोगे तो याद भी नहीं होगी और तैयार भी नहीं होगा और रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। ठीक, अब इसी तरीके से पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के बारे में। जैसे डॉक्टर हारिनी अमर सूर्या, ये कौन है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया अभी हाल ही में 24 सितंबर 2024 को, और 23 सितंबर 2024 को अनुरा दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में बनी है। तो ये नए जो है कि अभी तक आप जो श्रीलंका के विक्रम रानिल सिंघे के बारे में पढ़ते थे, हर एक चीज के बारे में पढ़ते थे, वो जो है कि अब नहीं है। अब यहाँ पे नए श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आगे देखते हैं,
पेंटोग टार्न सिवानात्रा ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं, जो कि अगस्त 2024 में, और वह इस देश की दूसरी प्रधानमंत्री भी हैं महिला के तौर पे। ठीक है, और आगे देखते हैं केपी शर्मा ओली साहब को देख लेते हैं, क्योंकि ये CPNUML के अध्यक्ष है, यानी कि वहां की जो लोकल पार्टीज हैं, और नेपाल के प्रधानमंत्री का इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इससे पहले प्रचंड साहब थे, पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब थे, और इनका स्थान इन्होंने ले लिया। तो अगर आपने इनको याद रखा हो तो अब इनको हटा के केपी शर्मा ओली कर लो, लेकिन ये कुल मिला के आपस में एक दूसरे के साथ ही बदलते रहते हैं। एंटोनियो कोस्टा की बात करेंगे तो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, और जून 2024 में ये नए पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। पद ग्रहण कब किया? 1 दिसंबर 2024 को ये ग्रहण कर लेंगे। हालांकि अध्यक्ष चुन लिए गए हैं यूरोपीय परिषद के, लेकिन 1 जून 2024 के पद ग्रहण कर लेंगे। पीटर हिग्स की बात करेंगे दोस्तों, ये जो हिग्स बोसान जो आप लोग पढ़ते हैं ना, हिग्स बोसान पार्टिकल, उस कण की इन्होंने खोज की थी, और इसी वजह से इनका जो नाम पूरा पीटर हिग्स था, इसी वजह से हमने इनको हिग्स बोसान नाम दे दिया है। प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकविद और नोबेल पुरस्कार के विजेता भी थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हालांकि उन्हें बेल्जियम के फ्रैंकोइस एंगल्स के साथ 2013 के भौतिकी पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये संयुक्त रूप से इन्हें मिला था 2013 में, और साथ ही साथ हिग्स बोसान कण की इन्होंने खोज की थी। साइमन हैरिस की बात करेंगे तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया, साइमन हैरिस के रूप में, और अगस्त 2024 में इस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं आयरलैंड के। ओलेग कोनेनेंगो की बात करेंगे अगर हम, ओलेग कोनेनेंगो की रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। वर्ष 2008 से लेकर अब तक की टोटल 5 यात्राएं इन्होंने की, और इन 5 यात्राओं के जरिए इन्होंने लगभग 1100 से अधिक दिन कंप्लीट कर लिए। अभी सितंबर लास्ट में शायद ये वापस आए थे, और ये रहने वाले कहाँ के, तो ये भी याद रख लेना, रसिया के। तो इन्होंने एक यात्रा में नहीं, 5 अलग अलग यात्राओं के दौरान इस यात्रा को पूरा किया था इन्होंने। डॉक्टर साइमा वाजिद की बात करेंगे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की ये बेटी हैं, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। WHO के जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए जो क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया, किसके? WHO के द्वारा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। और इससे पहले पूनम खेत्रपाल जी, जो कि भारत की थी, इनकी जगह पे ये अब नई अपॉइंट की गई हैं। इसी तरीके से प्रोफेसर अनुषा शाह के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेसर अनुषा शाह जो कि भारतीय मूल की हैं, ब्रिटिश नागरिक है, ब्रिटेन में रहती है लेकिन भारतीय मूल की हैं। इनको ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष के पद पे चुना गया है, और इसकी अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली ये पहली भारतवंशी भी हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स पे पहले, इससे पहले भारतीय सदस्य रहे होंगे, लेकिन अध्यक्ष के रूप में कोई भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं था। मिशेल बार्नियर की बात करेंगे तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अभी जो आपने पढ़ा था 26 जनवरी 2024 को, जो हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पे प्रेजेंट हुए थे फ्रांस के राष्ट्रपति जी, तो उनके साथ आप प्रधानमंत्री का पद भी याद रख लो, मिशेल बार्नियर का। मांडिया भाया की बात करेंगे, मांडिसा भाया की, तो दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। आगे बात करेंगे केवन पारेख की बात करेंगे। ठीक है, केवन पारेख कौन है भैया? आईफोन आप लोग खरीद रहे हो, आईफोन 16, आईफोन 15 खरीद रहे हो लगातार, तो भारतीय मूल के हैं पहली चीज, और ये अमेरिका में रहने वाले हैं। एप्पल के नए वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ नहीं कहेंगे आप, इसे सीयू भी कह सकते हैं, ये नामित किए गए केवन पारेख को। तानसून सान की बात करें, तानसू सान की, तो ये डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ नियुक्त की गई है अगस्त 2024 की। डीबीएस बैंक के अगर बारे में आपको नहीं पता है तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन इसका अकाउंट ओपन किया है, डीजी बैंक सर्विसेज इसको कहते हैं। ये स्पेशली जो है कि सिंगापुर का बैंक है। हालांकि भारत में सचिन तेंदुलकर जी को इसका एम्बेसडर बनाया गया था, तो डीबीएस बैंक डिजिटल बैंक के रूप में होता है, डिजी बैंक कहलाता है। इसका जो है कि नई जो महिला सीईओ नियुक्त की गई तान सुसान। डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन की बात करेंगे, सोबेरन की, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH की महानिदेशक बनी है। क्रिस्टन मिशन की बात करें तो एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और निकोलस मादुरो की बात करेंगे, तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में ये निर्वाचित हुए हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन लगातार दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी है, इससे पहले भी थी और ये लगातार दूसरी बार बनी है। हालांकि इनको फोर्ब्स की पत्रिका के द्वारा टॉप 100 के अंतर्गत प्रभावशाली शक्तिशाली महिला के रूप में भी दर्जा दिया गया है। अब आप कहोगे सर बहुत सारे हमने छोड़ दिए, बहुत सारे आप पढ़ भी रहे हैं। पिछली बार यही हुआ था दोस्तों, 2022 या 23 के प्रीलिम्स में आपसे तंजानिया की राष्ट्रपति पूछ लिया गया था, जो सामिया सुलू हसन के नाम से जाना जाता, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं भाई कि नए नए जो अगर कोई महिला राष्ट्रपति बन रही है, कोई नया अध्यक्ष बन रहा है, तो प्रश्न बन जाते हैं। और ये पीवाईक्यूज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सिरिल रामफोसा जी की बात करेंगे, दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। क्लाउडिया सीन बॉम की बात करेंगे, मैक्सिको की
पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई मैक्सिको की। और टो लाम की बात करें तो टो लाम वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। अभी हमने वियतनाम को क्या दिया था, वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल दी थी एक तरीके से। तो भाई चर्चा रह सकती है कि ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति जो कि 22 मई 2024 को बने थे। प्रज्ञा मिश्रा की बात करेंगे तो प्रज्ञा मिश्रा जी के बारे में अगर हम बात करें, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी जो कि ओपन एआई कंपनी है, इसके द्वारा भारत की पहली महिला कर्मचारी नियुक्त की गई है। अर्थात प्रज्ञा मिश्रा कौन है, जो चैट जीपीटी बनाने वाली जो एक ओपन एआई कंपनी है ना, जो इस समय माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी समझौता करके मतलब एग्रीमेंट करके बिजनेस कर रही हैं, तो ये भारत की पहली महिला कर्मचारी नियुक्त की गई है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा की बात करें, दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंध निदेशक यानी एमडी इनको नियुक्त किया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आईएमएफ पे भी क्रिस्टीना जो जॉर्जिवा दोबारा नियुक्त की गई है। और इससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया उर्सुला वॉन डेयर के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय आयोग की दूसरी बार अध्यक्ष बनी है। अब्देल फतह अल सीसी की बात करें तो तीसरी बार ये मिस्र के राष्ट्रपति बन चुके हैं। राकेश मोहन जो कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं, इन्हें वर्ल्ड बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। जो राकेश मोहन जी हैं, ये आपके आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं और इनको वर्ल्ड बैंक का जो आर्थिक सलाहकार पैनल है, जो पूरे विश्व के स्तर पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करता है, उसके सलाहकार पैनल में एक सदस्य के रूप में इनको अप्रैल 2024 में अपॉइंट किया गया। आसिफ अली जरदारी की बात करें तो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। हालांकि इससे प्रश्न बनते नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए क्योंकि हमारा पड़ोसी शत्रु भी है, पड़ोसी भाई भी है। शहबाज शरीफ की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। तो आसिफ अली जरदारी आपके राष्ट्रपति बने हैं और शहबाज शरीफ आपके कौन बने हैं, प्रधानमंत्री बने वहां के। डॉक्टर समीर शाह की बात करेंगे, बीबीसी के अध्यक्ष का इन्होंने पदभार ग्रहण किया मार्च 2024 में। नांगोला मुम्बा की बात करेंगे, नामीबिया के राष्ट्रपति का इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इल्हाम अलीवे की बात करेंगे तो 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति का इन्होंने पदभार ग्रहण किया, 5वीं बार। और आगे देख लेते हैं इसी तरीके के, फिर हम लोग पुरस्कार की ओर चलेंगे या तो स्थल पढ़ेंगे पहले। सोरिंग तोगबे की बात करें तो दूसरी बार ये भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं। सोरिंग तोगबे क्या है, ये भूटान के प्रधानमंत्री बने दूसरी बार। विकासशील की बात करें, ये वो डेवलपिंग की बात नहीं हो रही, विकासशील जो कि मनीला फिलीपींस में स्थित है, यहाँ पे एशियाई डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के नियुक्त किए गए हैं। यानी कि एक तरीके से कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया, विकासशील को बनाया गया। इंद्रमणि पांडे जी की बात करेंगे तो बिम्स्टेक, जिसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के चौथे महासचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया, इंद्रमणि पांडे जी ने। मोहम्मद मुइज्जू की बात करेंगे, ये आपके मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया नवंबर 2023 में। थर्मन सनमुगरत्नम, इनकी बात करते हैं तो ये आपके भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जो कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और सिंगापुर एक ऐसा देश है जो भारत में सबसे अधिक एफडीआई को करता है, मतलब कि सबसे अधिक एफडीआई कहां से आती है, सिंगापुर से आती है। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हमारे कौन होगा, भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए। इब्राहिम रईसी की बात करें तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे जो कि हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में इनका निधन हो गया अभी हाल ही में 14 मई 2024 को। ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। सलीमुल हक की बात करेंगे तो बांग्लादेशी मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक का निधन हो गया, जो कि बांग्लादेश के थे लेकिन ब्रिटिश में रहते थे। टोमिको इटुका की बात करेंगे तो जापान की पर्वतारोही हैं जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। अगस्त 2024 में इनकी उम्र 116 हो चुकी है और ये पर्वतारोही भी हैं। थियो जेम्स की बात करेंगे, प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसियों के वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। यानी यूएन का जो शरणार्थी एजेंसी होती है उसका वैश्विक सद्भावना राजदूत किसको नियुक्त किया गया, थियो जेम्स को नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फिलेमॉन यंग की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन है, 79वें सत्र के अध्यक्ष थे ये, कौन, फिलेमॉन यंग। सुनीता विलियम्स जी की बात करेंगे, बोइंग स्टार लाइन स्पेस क्राफ्ट के चालक दल का हिस्सा बनने वाली ये पहली महिला बनेंगी। नवाफ सलाम की बात करें तो लेबनान के जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में बने हैं, लेबनान के जज रह चुके हैं। केविन मैककार्थी की बात करें तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर को उनके पद से हटाया गया, जो कि अमेरिकी संसद इतिहास में पहली बार हुआ है। मतलब कि अमेरिकी संसद को सामान्यतः क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है वहां पे। और वहां पे एक होती है आपकी सीनेट, जिसमें प्रत्येक राज्य से 2-2 सीटें फिक्स की जाती हैं एज लाइक राज्यसभा के रूप में, और दूसरी होती है वहां के रिप्रेजेंटेटिव अर्थात प्रतिनिधि सभा, जो एज लाइक लोकसभा होती है। तो उसके जो स्पीकर थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी पूरे इतिहास में, अगर आप अमेरिका के संसद का इतिहास पूरा पढ़ोगे तो आज तक कभी स्पीकर को उसके
पद से हटाया नहीं गया था जबरदस्ती, लेकिन इनको हटाया गया और ये इतिहास में पहले व्यक्ति होगा। जब भी इतिहास में इन घटनाओं को याद किया जाएगा तो इनका नाम जरूर याद किया जाएगा, हालांकि इनके गलत कामों के लिए याद किया जाएगा। क्योंकि भाई अगर किसी स्पीकर को हटाया जा रहा है, सारे संसद के जो मेंबर्स हैं वो एग्री होते हैं कि भाई इनको हटाया जाए, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति कोई नेगेटिविटी रही होगी, कोई गलत काम किया होगा, इसलिए। ठीक है, तो केविन मैककार्थी। ये तो हो गया आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्थलों की, जिसमें सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें सबसे पहला आपका जो स्थल है वो है आपका वाराणसी। क्या है वाराणसी के बारे में? सीएम योगी जी के द्वारा इस शहर में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बिल्कुल जो लोग बनारस में रहते होंगे या जिन्होंने पढ़ाई की होगी, जो आसपास के क्षेत्र में होंगे, वो जानते होंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित, और यहाँ के वैदिक वांग्मय में क्रमिक विकास पर वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण की घोषणा की गई है। ये एक लेटेस्ट अपडेट हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी स्थल में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ पे वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और 1 सितंबर 2024 की इसकी घोषणा की गई है। हालांकि यहाँ पर इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लगभग 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान किए इसी दौरान। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसको निफ्ट बोलते हैं इन शॉर्ट, NIFT, इसके उद्घाटन के लिए आधारशिला रखी है। क्योंकि इस बार के बजट में इसके लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए थे यूपी बजट में। साथ ही साथ निफ्ट आपका क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी, जिसका ऑलरेडी एक संस्थान रायबरेली में भी स्थित है, और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे दोस्तों तो दिल्ली में पहले से ही स्थित है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फैशन टेक्नोलॉजी को और एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों को, ताकि वहां पे पढ़ाया जा सके, हर एक चीज को इंटरेस्टिंग किया जा सके, इसके लिए एक बनारस में भी ओपन किया जा रहा है। BHU में नए मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर फॉर ऑफ एजिंग की भी आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे बंगलुरु की। यहां पे स्थित बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। यानी साउथ इंडिया में पहली ऐसी है सफारी पार्क जहां पे लोग विजिट कर सकते हैं, टूरिस्ट के रूप में घूम सकते हैं, और साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी है। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी ने इस शहर में कार्बन फाइबर और प्रिपेंस केंद्र के रूप में भी किया है और इसकी आधारशिला रखी है। कर्नाटक के इस शहर में दिव्य कला मेला 2023 भी आयोजित किया गया था। कर्नाटक स्थित इस शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र की भी उद्घाटन कर दिया गया। तो 3-4 बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। कैंपेगौड़ा नाम का जो है कि यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, जिसको वर्ल्ड अथॉरिटी के द्वारा प्राइज भी दिया गया, पुरस्कार भी। और कैंपेगौड़ा व्यक्ति जो थे उन्होंने ही बंगलुरु की स्थापना रखी थी, बंगलुरु शहर के वो संस्थापक भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गांधीनगर की, जो कि गुजरात में स्थित है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष PT ऊषा के द्वारा गुजरात के इस शहर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। पहले 2-3 प्रश्न यहीं पे बन गए। पहला प्रश्न क्या बना कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा जी हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे? गांधीनगर में। इस कैंपस में ही इन्होंने भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एक शिक्षा केंद्र का भी उद्घाटन कर दिया। भारत और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का ये पहला और विश्व का 71वां केंद्र होगा जहां पे ओलंपिक खेल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। हैदराबाद की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2024 के अनुसार 2 जून 2024 से यह शहर अब केवल और केवल तेलंगाना की राजधानी होगा। क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश था और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद कही जाती थी, लेकिन जब 2014 में 2 जून 2014 में क्या किया गया कि तेलंगाना नाम का एक अलग राज्य बना दिया गया और हैदराबाद को क्या किया गया? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त रूप से राजधानी बनाया गया अगले 10 वर्षों तक। और 10 वर्षों में आंध्र प्रदेश अपनी एक अलग राजधानी को विकसित करेगा, जिसका नाम रखा गया था अमरावती रखा गया है। ठीक है, तो अब ये लगभग राजधानी जो है कि तैयार हो चुकी। तो अब आंध्र प्रदेश की एक अलग राजधानी होगी 10 साल बाद अमरावती, जबकि तेलंगाना के अंतर्गत आने वाला हैदराबाद राजधानी रहेगी। अभी केंद्रीय बजट में मैंने कल ही पढ़ाया था आपको कि 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं अमरावती के विकास के लिए। आगे बात करेंगे इसी हैदराबाद से संबंधित। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, जो विरासत संस्थान के रूप में को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO के सहयोगी रूप में नॉमिनेट कर दिया गया। यानी WHO ने क्या कहा कि भाई हम हैदराबाद में जो स्थित है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, इसको क्या करेंगे? जो पारंपरिक चिकित्सा का मौलिक अनुसंधान केंद्र बनाएंगे। तो यहाँ पे इसके साथ एग्रीमेंट किया गया। और कितने साल के लिए किया गया दोस्तों? 4 साल के लिए किया गया। ये सभी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी थी जब घटनासार का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था।
इसके साथ ही साथ तेलंगाना के इस राजधानी शहर में स्थित सलारगंज संग्रहालय देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला भी रखी गई। अब आगे देख लेते हैं और कौन सा शहर है, तो हम बिचोम की बात करेंगे जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक नया जिला बना है जो लोअर सुबनसिरी जिले से अलग करके बनाया गया है, तो बिचोम करके ही पूछ सकता है। कवरत्ती की बात करेंगे जो कि लक्षद्वीप की राजधानी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लक्षद्वीप के कदमत द्वीप में स्थित लो टेम्परेचर थर्मल डिसलेशन संयंत्र का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कवरत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र का भी लोकार्पण किया है। अभी मैं आपको बताया था करंट अफेयर्स में पढ़ाते समय कि पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है उसका भी एक नया नाम कर दिया गया, श्री विजयपुरम। ठीक। ग्वालियर की बात करेंगे, ग्वालियर क्यों चर्चा में, क्योंकि 1500 से अधिक लोगों ने यहाँ पे तबला वादन कर एक साथ तबला वादन करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और तबला दिवस 25 दिसंबर को भी सेलिब्रेट करने का नॉमिनेशन कर दिया गया। मोदी जी के द्वारा इस शहर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। जैसे क्या होता है ना कि ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं अलग अलग, लेकिन दिव्यांगों का अगर आप देखोगे इस बार ओलंपिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया दिव्यांग ने पैरालंपिक के रूप में, तो यहाँ पे 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांग खेल के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इसका नाम जो रखा गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया, दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र। तो ग्वालियर में 2-3 बातें आपको मैंने बताई। लातूर की बात करेंगे जो महाराष्ट्र में आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा महाराष्ट्र के इस जिले में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। नोएडा की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जो कि बागपत से हैं, आरएलडी के कैंडिडेट हैं, मतलब उसके अध्यक्ष हैं। यूपी के इस शहर में स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विमेन में एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम का इन्होंने शुभारंभ कर दिया है। और देखते चंडीगढ़ की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इस यूनियन टेरिटरी में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया गया है। कोझिकोड की बात करेंगे तो भारत के केरल में स्थित यह शहर आधिकारिक तौर पे भारत का पहला यूनेस्को का साहित्य का शहर यानी कि लिटरेचर सिटी इसको कहा गया। हालांकि क्रिएटिव सिटीज के रूप में तो इसको पहले से ही नॉमिनेशन मिला था। 2012 में इसको जो है कि ऑलरेडी जो है कि मूर्तियों का शहर कहा जाता था, लेकिन इस बार 2024 में इसे साहित्य का शहर भी कहा गया। तो 3-4 इसके नाम जो है कि उपलब्धियां हो चुकी हैं, जैसे मूर्तियों का शहर 2012 में, 2023 में 2023 में क्रिएटिव सिटीज के रूप में भी था और इस बार लिटरेचर सिटी के रूप में भी हो गया। कोझिकोड को पारंपरिक तौर पे कालीकट भी कहा जाता है। श्रीनगर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के इस शहर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया गया या आयोजन भी कह सकते हो। विजयपुर की बात करेंगे तो गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा एमपी के इस नगर में स्थित अपने संयंत्र में स्थापित हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया जो कि 24 मई 2024 को हुआ और यह गेल इंडिया लिमिटेड का एमपी राज्य में स्थापित पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। देखो भारत का होना अलग बात होती है, कोई पहला होता है, लेकिन कोई राज्य का अगर पहला हो रहा है क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज है वो अलग अलग अपना अपना प्लांट लगाती हैं, तो ये एमपी में जो है कि इसने पहला स्थापित किया। आगरा की बात करेंगे, भारतीय वायुसेना के द्वारा उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयर ड्रॉप के लिए अति आधुनिक स्वदेशी मोबाइल लॉन्चर या मोबाइल चिकित्सक कह सकते हो पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया गया है कि ताकि अगर युद्ध के दौरान या किसी वजह से हमारे जो आर्मी के जवान हैं जिनको घायल हो जाते हैं, चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो तत्काल उन्हें इलाज दिया जा सकता है। पैरासूट के माध्यम से वहां पहुंचेंगे, उन्हें उठाएंगे और उसी पैरासूट में बैठे बैठे, जिसका नाम दिया गया भीष्म हॉस्पिटल, वहीं पर उनके एक्सरे वगैरह हो जाएंगे, खून की टेस्टिंग हो जाएगी, जो बेसिक फर्स्ट एड की जरूरत होगी वो सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड कराई जाएगी। आगे बात करेंगे हम पुणे पे। पुणे क्या है दोस्तों? पुणे आपका महाराष्ट्र के इस शहर में विकसित देश के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया। हालांकि देश का पहला नहीं होना चाहिए था, ये महाराष्ट्र का ही पहला होगा क्योंकि देश के पहले की अगर हम बात करें तो जयपुर में ऑलरेडी किया गया था सबसे पहले। फड़ीगिरी की बात करेंगे तो तेलंगाना के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधिकारियों के द्वारा सूर्यापेट जिले में स्थित इस प्रसिद्ध बौद्ध स्थल में एक मिट्टी के बर्तन में लगभग 3730 शीशे के सिक्के के भंडार खोजे गए हैं और पुरातत्वविदों ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ये सिक्के इक्ष्वाकु काल के हैं या इक्ष्वाकु वंश के हैं। पड़ता बेट कहाँ पे? गुजरात में स्थित है, जहाँ पे केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों के द्वारा गुजरात में स्थित इस स्थल की 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती के रूप में खोज की। तो अब यहाँ पे अभी आप रंगपुर पढ़ते थे, धौलावीरा पढ़ते थे और लोथल पढ़ते थे, उसी तरीके से अब आपको पड़ता बेट भी पढ़ना पड़ेगा हड़प्पा बस्ती के रूप में जो गुजरात में
स्थित है। महबूब नगर की बात करें, तेलंगाना में स्थित इस जिले के गंगापुरम में कल्याणी के चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराने कन्नड़ शिलालेख की खोज की गई है। कठुआ की बात करें तो जम्मू और कश्मीर का जिला उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है। हिसार की बात करेंगे तो ये हरियाणा में स्थित है। जिंदल स्टेनलेस स्टील सेक्टर के भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन भी किया गया है। मिनिकॉय द्वीप की बात करते हैं अगर हम, तो भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में इस द्वीप पर आईएनएस जटायु की तैनाती भी कर दी गई है। बरौनी की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार के बेगूसराय जिले में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया गया। हालांकि मैंने कल ही आपको बताया था सेंट्रल बजट में कि बिहार के बेगूसराय जिले के अंतर्गत ही एक पिपरैती नाम की जगह है जहां पे थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। उज्जैन की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एमपी में स्थित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण, एमपी के इस शहर में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वरथ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। तो आप जब महाकाल कॉरिडोर अगर आप जब घूमोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा प्रसादम करके होता है। इससे क्या होता है, जो भगवान भोलेनाथ को जो प्रसाद चढ़ता है ना, वो प्रसाद जो है कि यहाँ पे दिया जाता है लोगों को। हालांकि उसका पैसा लगता है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी वो प्रसाद दिया जाता है वहां पे। रंगपो की बात करें, आगे देखते हैं। अगर हम रंगपो की बात करें तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से इस शहर में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट का ये एक ऐसा जिला है, मतलब एक ऐसा राज्य है, राज्य की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिला तो छोड़ दो, राज्य की बात कर रहा हूं। पूरे राज्य में कहीं भी कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं है। अगर आपको सिक्किम भी जाना होगा ना तो दार्जिलिंग के आगे फिर आपको बस वगैरह से जाना पड़ेगा, फ्लाइट से जा सकते हो, लेकिन वहां पर कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं था। पहला रेलवे स्टेशन है जो सिक्किम में खुलेगा रंगपो के नाम से, और इसकी भी आधारशिला रख दी गई है। बदायूं की बात करें जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आपके बरेली के पास आता है ये। यूपी के इस जिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के बायोमास आधारित सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। किसने किया? एचपीसीएल ने किया। अयोध्या की बात करेंगे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस जिले में स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का शुभारंभ किया गया। कौशाम्बी की बात करेंगे तो यूपी के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया। हालांकि कौशाम्बी आपके जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थल के रूप में माना जाता है। उदयपुर की बात करेंगे जो कि राजस्थान के अंतर्गत आएगा। राजस्थान में स्थित यह शहर भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर बनेगा। देखो पहला वेटलैंड नहीं है लेकिन वेटलैंड सिटी बनाई जाएगी उदयपुर। और आपको बता दूं उदयपुर जो है कि राजस्थान का क्षेत्र होता है जहां पे झीलें वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। मसूरी की बात करेंगे तो इस शहर में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित देश के पहले कार्टोग्राफी यानी मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्थल की बात करें तो बोलीविया कहां पे है दोस्तों? बोलीविया आपको पता होना चाहिए लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ इंडिया में, मतलब साउथ अमेरिका में, जो कि दक्षिण अमेरिका देश में विश्व का सबसे ऊंचा समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया अक्टूबर 2023 में। और ये जो रिएक्टर स्थापित किया गया तो ये रोसाटॉम नाम की एक कंपनी जो कि रूस की है। इससे पहले इसी के आसपास क्षेत्र में पेरू वगैरह में चाइना ने भी स्थापित किया था, लेकिन वो लगभग 3300-3400 मीटर की हाइट पे था। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो है रूस के नाम पे, जो बोलीविया में लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर। और दक्षिण अमेरिका में कौन सी चोटी पाई जाती है? तो एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। बोलीविया जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। रॉबिन्सन विले की बात कर लेते हैं, ये कौन सा स्थल है? तो ये न्यू जर्सी अमेरिका की इस टाउनशिप में स्वामीनाथन अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद भारत के बाहर बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अगर हम अंकोर वाट मंदिर की बात करें जो कि सोलंकी वंश के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, तो वहां पे ये कंबोडिया में बना था हिंदू मंदिर, लेकिन वर्तमान में उसे बौद्ध धर्म के रूप में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन आज भी हमारी जो आस्था है वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है उस मंदिर की, जो कि भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। और दूसरा आपका ये खोला जा रहा है न्यू जर्सी अमेरिका में। इसके बाद अगर हम देखते हैं कोटे डी आइवर की बात करें जो कि आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप गिनी की खाड़ी के पास देखोगे साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो कर्क रेखा के आसपास देखने को मिल जाएगा, तो वहीं पर यह लटका हुआ है गिनी की खाड़ी में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला यह 10वां अफ्रीकी देश बन गया। मॉरिशस की बात करेंगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा इस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया।
बांग्लादेश की बात करें तो यह देश आधिकारिक तौर पे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य बन गया। कोलंबो जो कि श्रीलंका की राजधानी भी होती है, लेकिन इंडो पैसिफिक ओशन में जो देशों की सुरक्षा के लिए इसको शुरू किया गया। इंडोनेशिया, इस देश की सुलावेसी द्वीप, ये पूछा जा सकता है, मैं जरूर कह रहा हूं गारंटी से कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सुलावेसी द्वीप के चूना पत्थर की गुफा में सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के अंतर्गत भीमबेटका में सबसे पुरानी जो है कि पाषाणिक काल की जो है कि सबसे पुरानी पेंटिंग खोजी गई है, ठीक है, जिसमें चित्रकारी की गई, लेकिन सुलावेसी द्वीप में उससे भी ज्यादा पुरानी खोजी गई है। बेलारूस की बात करते हैं। इस देश की आधिकारिक तौर पे संघाई सहयोग संगठन का इसे 10वां मतलब स्थायी सदस्य बना दिया गया, परमानेंट। संघाई कोऑपरेशन आयोग की मैं बात कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी 2017 में सदस्य बन गए थे। आगे अगर हम देखते हैं पेरिस की बात कर लेते हैं, तो पेरिस की बात करेंगे तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि टीसीएस होती है, इसके द्वारा फ्रांस के शहर में अपनी तरह के पहले मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घोषणा की गई है कि टीसीएस क्या करेगी, वहां पे एक पीडियाट्रिक सेंटर जो है कि पेरिस में एआई सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। आगे बात करेंगे तामजा ब्लू होल। तामजा ब्लू होल क्या है? युकाटान चैनल, युकाटान प्रायद्वीप में दक्षिण पूर्व हिस्से में चेतुमल की खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल जो है तामजा की खोज की गई है, जो कि तामजा क्या है, ब्लू होल हो गया, और ये चेतुमल की खाड़ी में युकाटान प्रायद्वीप। अब युकाटान प्रायद्वीप आपको मैंने पढ़ा रखा है वर्ल्ड मैपिंग के दौरान, तो आप लोगों को ये बताना है युकाटान प्रायद्वीप कहाँ पे, और वहां पे चेतुमल की खाड़ी भी है। आगे बात करेंगे कच्चा तीबू द्वीप, ये भी बहुत चर्चा में रहता है, कच्चा तीबू द्वीप जो कि श्रीलंका के नियंत्रण के अधीन कर दिया गया है। और लोम्बोक द्वीप की बात करें तो बंगलुरु स्थित SEA6 यानी कि C6 की बात करेंगे, एनर्जी द्वारा इंडोनेशिया के इस द्वीप पर एकास के पास विश्व का पहला व्यापक पैमाने पर यंत्रीकृत उष्ण कटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया गया, जो कि विश्व का पहला है समुद्री शैवाल फार्म, लोम्बोक द्वीप में शुरू किया गया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे फ्रांस की बात करेंगे कि यह देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। अभी तक गर्भपात को संवैधानिक दर्जा नहीं था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गर्भपात करता है, मतलब कोई महिला अगर गर्भपात करती है, अपने बच्चे को जो है कि गिरा देती है, या यूं कहें कि एक बच्चे की हत्या कर दी गई, हालांकि वो मतलब कि वैधानिक संबंध नहीं हो सकते हैं, यानी लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं लोग, तो जो है कि इस तरीके के केसेस आ जाते हैं, तो अभी भी जो है कि इसको बहुत सारे देशों में अपराध माना गया है, क्योंकि आपकी गलती की सजा उस बच्चे को क्यों मिले जो आपके पेट में पल रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे गर्भपात करने का संवैधानिक अधिकार दे दिया गया, हर एक व्यक्ति जिसको भी डाउट होता है फ्रांस में कर सकता है वो। कैमरून की बात करें तो यह अफ्रीकी देश बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ नियमित टीका कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। त्रिंकोमाली की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा श्रीलंका के इस शहर में भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक शाखा का उद्घाटन कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग त्रिंकोमाली के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पुरस्कार को देखेंगे, ठीक है। पुरस्कार की बात कर लेते हैं जरा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो हमारे जो पुरस्कार या सम्मान है, उसमें हम सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार को पढ़ेंगे। जैसे पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया 22 अगस्त 2024 को, और ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है, लेकिन हमें जो 2 इंपॉर्टेंट श्रेणी हम उसमें पढ़ेंगे। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार, यानी जैसे नोबेल पुरस्कार होता है, भारत रत्न पुरस्कार होता है जो सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम विज्ञान रत्न पुरस्कार पढ़ रहे हैं, जो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बंगलुरु के प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन क्षेत्र बायोलॉजिकल साइंसेज के रूप में इनको दिया गया, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो साइंस है बंगलुरु का, उसके प्रोफेसर हैं, इनको दिया गया। विज्ञान श्री, ये टोटल 13 लोगों को प्रदान किया गया। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये आपके 18 लोगों को प्रदान किया गया। लेकिन एक लास्ट में विज्ञान टीम पुरस्कार, ऐसी कौन सी टीम थी जिसको विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, तो ये आपकी इसरो टीम हो जाएगी, जो चंद्रयान 3 के लिए जानी जाती है, जिस टीम ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 का, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार दिया गया भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी को दिया गया। और वहीं राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये आपके भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान के तिरुवनंतपुरम सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष पांडे को दिया गया। आगे बात करेंगे ग्लोबल फिनटेक
अवार्ड, फिनटेक का मतलब होता है जो ऐसी टेक्नोलॉजी जो फाइनेंशियली एक्टिविटी को आगे बढ़ा रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटी को। जैसे इसको मुंबई में दिया गया था फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर, कौन सा था, तो पैगलोकल, ये पैगलोकल जो कि फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर के रूप में। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर समीर निगम, जो कि सीईओ है किसके, फोन पे के, क्योंकि नो डाउट भाई फोन पे के माध्यम से बहुत बड़ा जो है कि फाइनेंशियल क्रांति आई है, यानी रिवोल्यूशन एक तरीके से है फाइनेंशियली, जो है कि हर एक व्यक्ति, हर एक ठेले से लेके छोटे खरीदार से लेके बड़े खरीदार तक, और आप लोग भी मैक्सिमम फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करते हो, तो फोन पे बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया है। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर, फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबल के स्तर पे अगर आप देखोगे, ये तो भारत में था, ग्लोबल के स्तर पे मेलिसा फ्रैंकमैन को दिया गया था, जो एम्फोसिस वेंचर की हैं सीईओ हैं। वहीं फिनटेक विमेन ऑफ द ईयर, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा ना कि फिनटेक स्पोर्ट्स स्टार्टअप ऑफ द ईयर, वैसे ही विमेन ऑफ द ईयर जो कि भारत के अंदर है, शालिनी वॉरियर को दिया गया, जो कि फेडरल बैंक की क्या है, एक डायरेक्टर है। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की बात करेंगे दोस्तों, तो साहित्य अकादमी के जो बाल पुरस्कार दिए जाते हैं 2024 में दिए गए, हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को मिला, जो स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये इनकी रचना है। आगे के वैशाली ने होलसेल होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्शियन इन इंडिया हेतु अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया के वंशाली को। आगे बात करेंगे 29 यानी 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान। देवी शंकर अवस्थी सम्मान की बात करें तो युवा आलोचक निशांत जी को प्रदान किया गया, और इनकी पुस्तक थी कविता पाठक आलोचना के लिए, कविता पाठक आलोचना के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान, भैया बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में बार बार पूछा गया। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा जी को दिया गया, और इनकी काव्य कृति थी रौद्र सात्विकम। क्या थी, रौद्र सात्विकम। तो जो सरस्वती सम्मान दिया गया के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, वो मलयालम भाषा में इस बार दिया गया प्रभा वर्मा जी को। पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की बात करेंगे तो ये पहली बार हो रहा है कि ये अवार्ड दिए गए क्रिएटर्स के रूप में, जो भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित एक समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया 18 मार्च 2024 को। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिएटर्स को मोदी जी ने, यूट्यूब क्रिएटर से उसमें शामिल थे, उनको अवार्ड वगैरह दिए थे, तो ये उसी से संबंधित है। न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड अभी और नीपू को दिए गए। बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड कीर्तिका गोविंद सामी को दिया गया। ग्रीन चैंपियन अवार्ड पंक्ति पांडे को दिया गया, और कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जो कि बहुत ही कम उम्र की बालिका है, मुश्किल से मुझे लगता है 23-24 साल की होंगी, और बहुत ही अच्छा संगीत गाती है, स्पेशली भक्ति गीत या फिर लोक गीत को ये गाती हैं, और बहुत ही अच्छा गाती है। मैंने कई बार इनको सुना, इनके 2 भाई भी इनके साथ रहते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा गाती है। स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड जो है मिला मल्हार कलाम्बे को, और शिक्षा श्रेणी में बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दिया गया नमन देशमुख जी को। आगे देखते हैं श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। तो इफ्को साहित्य सम्मान के रूप में डायरेक्ट पूछा जाता है, वरिष्ठ साहित्यकार चंद्र किशोर जायसवाल जी को दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला, तो भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर जी को दिया गया। मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार जो कि महाराष्ट्र की गौरी गोथांकर को दिया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मान हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्रसिद्ध शिक्षाविद और चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंसी के संस्थापक और CEO चंद्रकांत सतीजा को दिया गया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे लता मंगेशकर जी की याद में जो पुरस्कार देना शुरू किया गया, हालांकि तीसरा जो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार था, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को दिया गया। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला, तो टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा जी को अप्रैल 2024 में दिया गया। हालांकि अभी गत माह ही, शायद इसी महीने में या पिछले महीने में, रतन टाटा जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। ठीक है, हमारे बीच अब वो नहीं रहे, लेकिन इन्होंने भारतीय इंडस्ट्री और भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही अमूल्य योगदान दिया, जिसको कोई भी भारतवासी नहीं भुला सकता। 33वां GD बिरला पुरस्कार की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज के भौतिकी विभाग के कार्यरत प्रोफेसर अदिति सेन को प्रदान किया गया है। तो ये यूपी स्पेशल भी बन सकता है आपका GD बिरला पुरस्कार। पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024-23 किसे मिला, तो इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु कारिगल को दिया गया, और ऋतु कारिगल श्रीवास्तव जी को, और उद्यमी नवीन तिवारी जी को प्रदान किया गया। ऋतु कारिगल किससे संबंधित थी, तो ये मंगल मिशन जो था ना, मंगल मिशन जो 2013 में हुआ था मंगल ग्रह पे, उसकी टीम में शामिल थी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यह पुरस्कार 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान MP शासन के द्वारा कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को दिया गया।
इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2023, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा अर्जेंटीना के प्रसिद्ध प्रिय विनोदक या प्रियानुवादक डेनियल बरेनबोइम द्वारा फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाव को दिया गया। फिर यहाँ पे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो दिया मिर्जा को मिला है। अब आ जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसे सरस्वती पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, जेडी बिरला के द्वारा दिया गया, जो के बिरला फाउंडेशन देता है ना मलयालम में प्रभा कुमार वर्मा को, वैसे ही आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये इंपॉर्टेंट होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए 2 लोगों को दिया गया। संस्कृत भाषा में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया जो राम मंदिर से संबंधित है, और उर्दू भाषा में गीतकार गुलजार साहब को दिया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी जो है कि 4 श्रेणियों में पुरस्कार देता है, जो कि 2022 के लिए दिया गया, हालांकि इसकी घोषणा 9 फरवरी 2024 को की गई। तो ये जो संस्कृत संस्थान है ये 4 श्रेणियों में देता है, जिसमें सबसे सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है विश्व भारती पुरस्कार की, जो आपके प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी को दिया गया, ये जबलपुर एमपी के हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर देवी सहाय पांडे द्वीप को दिया गया, जो कि अयोध्या से संबंधित है। महर्षि व्यास पुरस्कार आपको प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री जी को दिया गया, जो कि वाराणसी से संबंधित है। महर्षि नारद पुरस्कार जो कि प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र को दिया गया, ये भी वाराणसी से संबंधित है। तो इसका जो शीर्ष पुरस्कार है विश्व भारती पुरस्कार, ये आपके जबलपुर के प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी को दिया गया। बाकी तीनों पुरस्कार उत्तर प्रदेश के शहरों में दिए गए। पद्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं अगर हम, तो देखिए इसकी जो घोषणा होती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा घोषित किया 25 जनवरी 2024 को घोषणा की गई। हालांकि पद्म विभूषण की बात करेंगे तो टोटल 5 लोगों को दिया गया। कौन कौन थे? वैजयंती माला बाली कला में दिया गया था, तमिलनाडु समेत है। कोनी डेला चिरंजीवी कला में दिया गया, आंध्र प्रदेश से समेत है। एम वेंकैया नायडू जी जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, लोक मामले से समेत है, आंध्र प्रदेश से। पद्म सुब्रमण्यम को कला तमिलनाडु से सम्मानित है। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण इस बार दिया गया है, जो सामाजिक कार्य से सम्मानित है। बिंदेश्वरी पाठक कोई और नहीं, जो आपके भारत में सुलभ इंटरनेशनल शौचालय का आपको जो कॉम्प्लेक्स जगह जगह देखने को मिलता है, एयरपोर्ट पे, पब्लिक मतलब कि पब्लिक स्पॉट पे, रेलवे स्टेशन पे, वो इन्हीं की शुरुआत थी, इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। पद्म भूषण की बात करेंगे तो सबको याद नहीं कर सकते, इसलिए टोटल 17 लोगों को दिया गया, ये याद रख लो। पद्मश्री टोटल 110 लोगों को दिया गया, लेकिन पद्मश्री में उत्तर प्रदेश के 12 लोगों को दिया गया, जिसमें एकमात्र मरणोपरांत व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुरेंद्र मोहन मिश्रा, जो कि कला से संबंधित है। बाकी 11 लोग अभी भी जीवित हैं और उनको भी दिया गया, जिसमें अन्य प्रमुख है खलील अहमद जी, नसीम बानो, उर्मिला श्रीवास्तव, बाबूराम यादव जी हैं। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की अगर हम बात करें तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में 19 बच्चों को ये दिया गया था। जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं वो नई दिल्ली के जो विज्ञान भवन है वहां पे दिया गया 19 बच्चों को, लेकिन उन 19 बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जो मरणोपरांत था, यानी कि इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, और एकमात्र ऐसा बच्चा है आदित्य विजय ब्राह्मणे, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। बाकी जो अन्य बच्चे जिसमें स्पेशली यूपी और बिहार के मैंने नोट किए, अनुष्का पाठक जी उत्तर प्रदेश से हैं, आदित्य यादव उत्तर प्रदेश से हैं, बाकी मोहम्मद हुसैन बिहार से हैं। तो ये 3 बच्चे और हैं जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, तो यानी यूपी से भी 2 बच्चे इसमें शामिल हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार। जैसे आपने साहित्य पढ़ा, व्यास पढ़ेंगे, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी की लेखिका पुष्पा भारती को दिया गया, और इनकी जो रचना थी यादें यादें और यादें, यही इनकी रचना भी थी। आगे बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो आपको 4 भाषाओं में दिया गया है 2023 के लिए। हिंदी भाषा में संजीव जी को दिया गया, जिनकी रचना थी मुझे पहचानो। अंग्रेजी भाषा में नीलम गौर को दिया गया रेक्विएम इन रागा। संस्कृत भाषा में अरुण रंजन को दिया गया शून्य मेघगानम, और उर्दू भाषा में दिया गया सादिका नवाब को, जो कि राजदेव की अमराई इन्होंने रचना लिखी है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार की बात कर लेते हैं। नवंबर 2023 में इसे घोषित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? अगर हम बात करें राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार में, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर कमाची मुदाली को दिया गया है, और नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट पुरस्कार ये डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को दिया गया। और आज का हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे आज की क्लास में, क्योंकि ये एक क्लास में कवर होना मुश्किल है, तो हम इसे अगली क्लास में पूरा कवर कर लेंगे। गांधी शांति पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जो भारत सरकार के मंत्रालय है। इसके द्वारा गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर में स्थित है, इसको 18 जून 2023 को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और कल हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। लेकिन अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए, पीडीएफ अच्छी लग रही हो, तो आप 8527594636 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके वहां से आप इसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। पूरी की पूरी आई दृष्टि की कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे।
मिलेंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए होंगे और जो अननेसेसरी पार्ट होता है उसको स्किप कर दिया जाता है, इवन कि टॉपिक भी छोड़ दिए जाते हैं जो एग्जाम में कई सालों से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।